नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी के कट ऑफ मार्क्स को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। दरअसल लोगों में इसे लेकर तमाम तरह की कंफ्यूजन्स हैं। लोग इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और लोगों के बीच में जो बीपीएससी के कट ऑफ मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन है, उसे दूर करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करें। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता अमित विक्रम जी, शिक्षाविद कमलकांत जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, बीपीएससी का रिजल्ट आया है दूसरे चरण का। कट ऑफ मार्क्स में क्या कट ऑफ मार्क्स को लेकर कहां पेच फंस रहा है? जी, बिल्कुल देखिए इस चर्चा की हम शुरुआत करें लेकिन उससे पहले आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है और वर्षों से जो उनकी मांग चली आ रही थी कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलना जाए। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक थे और सरकार ने आज उस पे मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर पहले हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के मुद्दे को लेकर सहमति हो गई है। अब प्रस्ताव पारित हो चुका है। निश्चित तौर पे अब आने वाले दिनों में उसमें ये भी तब्दीली की गई है, जो पहले बीपीएससी की परीक्षा देनी होती थी, अब बीपीएससी की नहीं, अब शिक्षा विभाग एक पात्रता परीक्षा लेगा। 3 मौके उन्हें दिए जाएँगे और उसके बाद उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला शिक्षकों के हित में जो एक लंबे समय से यह जो एक मांग चली आ रही थी, वो नियोजित शिक्षकों के लिए है। दूसरा मुद्दा है कि बीपीएससी का जो कट ऑफ मार्क्स जो जारी हुआ है वो और कई अभी जो पेचीदगियाँ हैं, जैसा कल भी हम सौरभ जी से मिले थे जब ये धरना स्थल पर बैठे हुए थे और हमने खबरें की थी, तो उस समय कई छात्र हमें ऐसे मिले थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो पहली बहाली हुई थी, प्रथम चरण की जो बहाली हुई थी और सेकंड चरण की बहाली, कई पॉइंट ऐसे हैं जहां अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कट ऑफ मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है ही, रिक्तियों को लेकर भी विभाग अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जो रिक्तियाँ बची हुई थी उनको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पे हम इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ें, उससे पहले हमें सबसे पहले एक बार सौरभ से पास जाना पड़ेगा कि सौरभ ये बताएँगे कि अभी जो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार जो बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने जो लिया है, उसका क्या असर पड़ेगा? दूसरी जो कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो विवाद चला आ रहा है और कल जिन बातों को लेके कल से आप आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे थे, वो पूरा मामला क्या है? सबसे पहले अमिताभ सर आपको धन्यवाद। और ये जो विषय है, जिस बात की चर्चा हो रही है कि कट ऑफ को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा है, तो इस पर काफी मामले हैं जिस पर हम पॉइंट टू एंगल। पहले आते हैं नियोजित शिक्षक का मामला। निश्चित रूप से 4 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, तो बहुत बड़ी खबर है। इसके लिए सभी नियोजित शिक्षकों को पुनः बधाई के वो पात्र हैं कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है। परंतु जब बहाली की प्रक्रिया में हम आते हैं अमिताभ सर, तो स्पष्ट है कि जब प्रथम फेज की बहाली निकाली गई 1,20,000 पदों पर, उसमें से भी जो नियोजित शिक्षक जो सेलेक्ट हुए उनकी संख्या 28,800 है। तो अब सवाल है कि अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था, फिर उनको परीक्षा में भी अपीयर करा लिए, तो फिर मौके तो खत्म हो गए ना। जो प्रथम फेज की बहाली में जो लोग नए लोगों को, राज्य सरकार क्या चाहती थी कि हम नए लोगों को नौकरी देंगे, नियोजित वाले को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात पहले से की जा रही थी, उनको भी परीक्षा में आपने अपीयर करा लिया। फिर सेकेंड फेज की बहाली में भी बिना शर्त आपने परीक्षा में अपीयरिंग करा लिया। तो ये काफी घालमेल है। नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से एक रास्ते की बात पहले से की जा रही थी, राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त आप दे देते, फिर परीक्षा में बैठाने का क्या उचित है? परीक्षा में बैठा गए और सीट का जो डाटा है ना, 1,20,000 जिसमें से 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करा और महीने भर से आंदोलन चल रहे हैं। प्रथम फेज की बहाली प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। पूरक परिणाम को लेकर लगातार घमासान जारी है। शिक्षक अभ्यर्थी हम सब सड़क पर हैं और लगातार सरकार से, बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि पूरक परिणाम जारी कीजिए। 93,000 लोगों की ही ज्वाइनिंग हुई है और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है। तो ये फिर ये डाटा जो है, हाँ, अरुण यादव जी को आपत्ति होगा, वो तो बताएंगे ही ना कि 1,20,000 लोगों को हम नौकरी दिए हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो अभी तक 93-94,000 लोगों को ही आपने नौकरी दी है और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। दोहरी नीति की मार नए शिक्षक अभ्यर्थी क्यों समझेंगे? क्या उनको नौकरी चाहिए, नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा चाहिए? तो काफी विवाद है। प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो विवाद है, वो सेकेंड फेज की बहाली में भी हाई कट ऑफ चला गया। हाँ, बिहार के तमाम राज्यों के दूसरे प्रदेश के लोग आए, एक कारण हो सकता है, कई कारण है। इसकी चर्चा तो खैर शिक्षा भी यहाँ बैठे हैं वो भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सेकेंड फेज की बहाली में पहले फेज के मुकाबले काफी गड़बड़ी हो रही है और जिसका खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगतेंगे और आने वाले
दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पर घोटाले की तरफ जो चल रही है बात, वो घोटाला सिद्ध होगा। मैं नहीं, स्वयं अभ्यर्थी सामने आएंगे और बताएंगे कि क्या कट ऑफ हाई क्यों चला गया। कहीं किसी का कट ऑफ 93 चला गया, प्रथम फेज की बहाली में उसी के कैटेगरी का कट ऑफ 45 और 42 पर सिलेक्शन हुआ, तो निश्चित रूप से बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलत नीतियों का कारण है कि इस तरह से चीजें हो रही है। और हड़बड़ी के नाम पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें बड़े पैमाने पर सीट घोटाला, मेरिट घोटाला, चाहे जो कह लीजिए, ये घोटाला का खेल चल रहा है। जी सौरभ, एक चीज केवल हम अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो पिछली जो बहालियां हुई थी प्रथम चरण में, उसमें जो नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या बता रहे हैं कि 28,500 के करीब है, तो क्या ये उसी प्रक्रिया के तहत जाके राजकर्मी बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा, या फिर जो अभी जो सरकार पात्रता परीक्षा लेने जा रही है इसमें फिर से उनको बैठना पड़ेगा? ये बात तो अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है ना। ये बात तो राज्य सरकार खुद डायलेमा में रखी हुई है नियोजित वाले को कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, आप विशिष्ट अध्यापक बन गए, या अध्यापक के तहत फिर आपको 3 बार जो अलग से डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी उसमें बैठना पड़ेगा। तो ये काफी पेचीदगी का मामला है। इसी मामले को लेकर नियोजित शिक्षक जो है वो कंफ्यूजन में थे कि परीक्षा में बैठकर राजकर्मी का दर्जा लेंगे, अलग से राजकर्मी का दर्जा मिला, तो फिर बिना शर्त किस तरह की बातें हुई थी। ये सीधे कहा जाए तो नए लोगों के अवसर कम हुए हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए। 28,800 नए लोग ज्वाइन करते नौकरी में, नियोजित वाले को आप बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं देते हुए परीक्षा में अपील कराए, और आज फिर उसी मामले को लेकर आ गए हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा दे दिए। जब देना ही था तो फिर परीक्षा में क्यों बैठाया? अरुण जी से मेरा सवाल, अरुण जी पहले तो बधाई कि भाई आपने नियोजित शिक्षकों की जो बड़ी लंबी अरसे से जो मांग चली आ रही थी, आज सरकार ने उसे पूरा कर दिया। दूसरी तरफ कई सवाल सौरभ उठा रहे हैं, उनके बारे में भी जानना चाहें कि इसको लेके क्या सरकार की सोच है और सरकार इसमें आगे क्या करने वाली है? देखिए अमिताभ जी, और आज का दिन निश्चित रूप से उन 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और लगातार वो मांग उठाते आ रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, नीतीश जी के साथ जब वो थे, तो आपने सुना होगा, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी निगाह हर चीज पे रहती है। उस समय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी थे, और इन्हीं नियोजित शिक्षकों को उन्होंने कहा था कि भगवान भी धरती पे आ जाएंगे, लेकिन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा अमिताभ जी, महागठबंधन की सरकार ने वो कर दिखाया। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था, उस समय भी नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार उनके साथ खड़े थे, और आज तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, और आज बड़ी सफलता मिली है, और बहुत खुश हैं बिहार के शिक्षक। और वही नहीं, बल्कि लगातार आप देख रहे हैं दूसरी चरण का भी रिजल्ट आया, प्रथम चरण का भी रिजल्ट आया, और लगातार 2,40,000 से अधिक नए शिक्षक बिहार के तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं, जो कि बार बार तमाम लोग सवाल उठाते थे शिक्षकों के अभाव में ठीक ढंग से शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रहा है, तो आज देख रहे हैं राज्य सरकार का, बिहार सरकार का जो प्रण था, सरकारी नौकरी भी नौजवानों को मिल रही है। शिक्षा विभाग में लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए बिहार की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और जमीन पे भी दिखाई पड़ रहा है। और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। तो चारों तरफ अभी जो माहौल है निश्चित रूप से बिहार के हित में है। बिहार के उज्जवल भविष्य के बच्चों के लिए सरकार काम कर रही है, नौजवानों को भी नौकरी दे रही है, तो इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता है। चलिए ठीक है जी। सुमित जी अरुण जी उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। सुमित जी, अरुण जी बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे? आज एक तरफ सौरभ सवाल उठा रहे हैं, अरुण जी खुश हैं, और नियोजित शिक्षकों को लेके आज बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। निश्चित तौर पे जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए तो खुशी का दिन है ही आज का।
देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की धरती है बिहार, और नालंदा और विक्रमशिला की धरती पर, बुद्ध और महावीर की धरती पर विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2 में किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ किस प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा भी देखने की बात है कि आज जब नियोजित शिक्षकों की बात होती है तो ज्यादा दिन की पूर्व की बात नहीं है, कुछ दिनों पूर्व की बात मैं बताऊंगा कि पटना की सड़कों पर जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों की खून की होली खेली गई, जिस प्रकार से शिक्षकों को मारा पीटा गया, जिस प्रकार से रक्त रंजित किया गया पटना की सड़कों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब जन आह्वान किया तो बिहार की माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जिस प्रकार से एकत्रित होकर के इस जंगल राज पार्ट 2 के खिलाफ जब आवाज उठाई और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाई तो उनके खून की होली खेली गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार से इनकी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने और इनकी पुलिस ने किस प्रकार से मारा और किस प्रकार के उससे उनकी प्राणों की आहुति दी गई, जिसके बाद जाकर के यह डिसीजन आता है। हम निश्चय ही इस लड़ाई में सफल हुए हैं और निश्चय ही इस लड़ाई में आगे भी सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, और जिन बच्चों का भी जन्म आज जंगल राज पार्ट 2 में हुआ है, जैसे ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उन सभी बच्चों के भविष्य के लिए अगर प्रतिबद्धता के साथ कोई खड़ा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व खड़ा रहेगा। मतलब सुमित जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी जीत आज मिली है उन्हें, इसी बात तो चलिए हम भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी उससे पहले जीत है। कमलाकांत जी हमारे साथ हैं। कमलाकांत जी, इस दो विषय हैं, एक तो आज नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का सरकार का फैसला हुआ है, और दूसरा कई सवाल ऐसे हैं जो सौरभ उठा रहे हैं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो परीक्षा हो रही है उसमें कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। एज ए शिक्षाविद आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, प्रत्यक्ष तौर पे ये आरोप लगाना थोड़ा मुश्किल है कि गड़बड़ियां हुई है या नहीं हुई है, जांच का विषय है, लेकिन कटअप तो ऊपर गया है, क्योंकि जो सामान्य कटअप होना चाहिए जहां भी प्रतिस्पर्धा होता है वहां पे देखिएगा कि सोशल साइंस का पेपर में बहुत सारे विषय थे, इकोनॉमिक्स था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, और उसके बाद फिर आपका पॉलिटिकल साइंस था। उस विषय का भी कटअप जो है ऊपर चला गया है। दो विषय पे पकड़ बच्चों का समांतर नहीं होता है। अन्य राज्यों में जो है कटअप में कम से कम 5-6 नंबर डाउन रहता है। क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ ई ऑप्शन किसी स्टेट में नहीं है, बिहार में सिर्फ, फिर भी कटअप ऊपर गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इतनी जल्दीबाजी में जो परीक्षा ली गई और जो क्वालिफाइंग मार्क्स को हटाया गया, इस पर तो छात्र जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनका सवाल वाजिब। अब इसमें क्या है, यह तो जांच का मामला है, और इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई, नियम को ताक पर रख के क्यों सारी चीज को किया गया, इसका जवाब बीपीएससी ही दे सकती है। कमलाकांत जी, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? एक मतलब इतनी हड़बड़ी, बैकडोर एंट्री पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। तब इस पर क्या है क्या नहीं है, मैं आरोप बीपीएससी पे नहीं लगा रहा हूं। हालांकि ये एक जांच का विषय है कि सारे नियम को क्यों ताक पे रखा गया। सौरभ, एक और अब कई लोग सवाल अभी कर रहे हैं, हमारे पास फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि 6 और 8 का रिजल्ट निकल गया है और 8th, 9th और 10th का रिजल्ट आने वाला है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 6 और 8 का जिनका रिजल्ट जो पास आउट हो गए हैं और आज से उनका जो है काउंसलिंग शुरू है, और जबकि 9th और 10th में भी वो पार्टिसिपेट थे, उसकी भी परीक्षा दिए थे, तो उनके अभी तक ये विभाग ये क्लियर नहीं कर पाया है कि अगर आज से वो काउंसलिंग में बैठ जाते हैं तो अगली परीक्षा में जब रिजल्ट आ जाएगी 9th और 10th की, तो उसमें वो बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। कई छात्रों ने ये सवाल हमारे चैनल पर किया था और जिनका जवाब हमने भी जानने की कोशिश की, लेकिन कई अलग अलग जिलों में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अमिताभ सर, ये प्रश्न जो है ना, ये बिजली की तरह कौंध रही है, और अभ्यर्थी लगातार फोन कॉल आपको भी कर रहे थे और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जितने भी डिबेट हो रहे हैं, खासकर मेरे पास कि अगर मेरा 6 to 8 में रिजल्ट आ जाता है
डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अगर हम करा लेते हैं, और बाय द वे 9th 10th या 11th 12th में मेरा रिजल्ट वेटिंग है, मतलब आने वाला है या आ चुका है, तो क्या हम एक जगह सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो क्या लॉक हो जाएगा क्या? ये बात बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे मैं जो जानता हूं और मेरा जो मानना है कि बीपीएससी यही खेल खेल रही है कि आप देखिए 6 to 8 में रिजल्ट दे दिया, आप जाइए जिस दिन रिजल्ट दिया उसके अगले ही दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लीजिए, और फिर अगले ही दिन 9 10 का रिजल्ट देंगे और उसके अगले ही दिन जो 11 12 का रिजल्ट दे देंगे। तो अगर किसी का रिजल्ट 6 to 8 में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है 11 12 में रिजल्ट अगर उसका आ जाता है तो वो 6 to 8 में नहीं जाएगा, वो 11 12 में ज्वाइन करेगा। तो ये बात बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही है? तो अभ्यर्थियों को सचेत होने की जरूरत है। अगर आप 6 to 8 में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो क्या लॉक हो जाएगा वो या नहीं होगा? इस बात को संज्ञान बीपीएससी जल्द से जल्द ले, क्योंकि अगर आप तीनों जगह चले जाते हैं तो निश्चित रूप से 2 सीटों पर बीपीएससी सीट को खाली रखेगी और वेटिंग लिस्ट के प्रावधान के तहत उसको अगली प्रक्रिया में, अगली बहाली में जोड़ेगी। तो ये बीपीएससी को संज्ञान लेना है। लेकिन ये जो खेल है ना डाटा का, कि हम यही कह रहे थे कि एक कैंडिडेट को एक जगह पर रिजल्ट दीजिए, पहले 11 12 का रिजल्ट दीजिए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप दे दीजिए फिर ये रिजल्ट। हाँ, ये बात सही है। अगर आपको देना है तो आप एक ही बार दीजिए ना रिजल्ट, 5 दिन के बाद दे देते रिजल्ट, लेकिन एक बार दीजिए। कैंडिडेट एक जगह जाएगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने, सब जगह नहीं दौड़ेगा। आज बताइए, आज मेरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अगर अररिया होता है, कल हो के मेरा जाएगा सासाराम, तो बताइए ये 400-500 किलोमीटर का दायरा लोग कैसे दूर तय करेगा? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश बीपीएससी की है और शिक्षा विभाग की है, जो कैंडिडेट को एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराते हुए कई जगहों पर भेज रही है और सीटों को खाली रखकर, उस सीटों को बचाकर, जो डाटा अरुण जी पेश किए ना 1,20,000, अब अरुण जी मात्र 93,000 लोग ज्वाइन किए हैं प्रथम फेज के बहाली में, और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है। तो आप बताइए कि कितने नए लोगों को आपने नौकरी दिया है? तो यही तो बात है ना, इस खेल में काफी लंबी लड़ाई है और लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से तो अरुण जी शायद आप चीजों को समझ रहे होंगे। सवाल जो हमारा था और जो सौरभ बता रहे थे, अरुण जी शायद आप समझ रहे होंगे, ये जो डाटा का, जो वैकेंसीज का जो कैरी फॉरवर्ड का जो खेल चल रहा है, जो इस तरीके से एक बहाली में से रिक्तियां निकली, फिर उससे आगे में हम जोड़ देते, डाटा तो आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो देखिए, जो हम सवाल यहाँ पॉलिटिकल डिबेट के अलावा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स अब जो है ना हमारे सब चैनल में फोन करते थे, हमने भी इसका सवाल जवाब जानने की कोशिश की थी कि आज से काउंसलिंग शुरू है, जो प्रथम चरण की बहाली हुई थी उसकी काउंसलिंग शुरू हुई है। अभी देखिए कई जो कैंडिडेट हैं जो 6th और 8th के लिए भी एग्जाम दिए थे, 9th और 10th के लिए भी दिए हैं और फिर 11th और 12th के लिए भी दिए हैं। अभी 6 और 8 का काउंसलिंग आज से शुरू है। पटना के स्टूडेंट का अगर हम सेंटर कहें तो मधेपुरा दिया गया है, कटिहार दिया गया है, पूर्णिया दिया गया है, जहां वो पहुंचे हैं अपना वेरिफिकेशन कराने के। लेकिन उनके दिल में एक संशय है कि अगर हम आज अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो कल जब रिजल्ट आएगा 9th और 10th का, तो उसमें हम कहां से शामिल, उसमें बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया, आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये जो शिक्षा विभाग और आयोग जो पहले चरण से देखा जा रहा है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जितना हम लोग, आप लोग यहाँ डिबेट पर बैठ के अब सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम बातों पर, और एक कदम आगे बढ़कर बीपीएससी काम कर रही है। निश्चित रूप से इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है छात्रों को, और छात्र अगर सही तरीके से विभाग को सारी जानकारी अगर देंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर अमल करेंगे, और कर भी रही है। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि अरुण जी, विभाग तो उन छात्रों पर ही कार्रवाई कर रही है। विभाग के पास एक नहीं, सुन तो लीजिए ना, विभाग छात्रों पर ही कार्रवाई कर रही है। धारा 144 बीपीएससी के पास लगा हुआ है और 1 लाख से ज्यादा आवेदन प्रथम फेज की बहाली में ग्रीवांसेस सेल में दिए गए, और उल्टे छात्रों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बीपीएससी से सब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये सौरभ जी, 144 धारा क्या ओपन कर दिया जाए, आंदोलन स्थल बना दिया जाए क्या? हाईकोर्ट का डिसीजन है, निर्णय क्या वहां आप आंदोलन तो कर रहे हैं, आप धरना स्थल चयनित है, सबों के लिए है क्या? आप नियम कानून को तोड़ देंगे क्या? उसके लिए है, नियम कानून को नहीं, 144 धारा है, आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप। अब करेंगे तो उसकी जो विधि सम्मत है कार्रवाई होगी, या तो कोर्ट का निर्णय है, डिसीजन है, ये तो सरकार का नहीं है सौरभ जी। अब जहां तक तो आपत्ति तो ले ही रही है, आप
नियमता आपत्ति आप बेवजह अफवाह फैलाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे छात्र, तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही, इसमें कहाँ दो राय है। और कार्रवाई कर रही है। अब जो बीपीएससी को दिग्भ्रमित करने का काम किया, उनके साथ चीटिंग करने का काम किया, अच्छे विद्यार्थी का हकमारी करने का काम किया, तो ऐसे फ्रॉड स्टूडेंट के साथ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसमें कहाँ क्या दिक्कत है। तो इसलिए बेवजह बेफजुल्ला बात करना वो स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, लेकिन विधि सम्मत और सारा ओपन है, उस पर आप बीपीएससी के अब पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। चारों तरफ खुली किताब के तरफ लगातार बीपीएससी को जहां जहां लग रहा है बीपीएससी सुनती है। आप लोगों को क्या नहीं सुना गया है? क्या सुनता है? आप जाइए, सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म है, आप बात रखिए, सुना जाता है। छात्र जो अभ्यर्थियों को संशय होता है, गड़बड़ी महसूस होता है, ओपन है वेबसाइट पे, सारे चीज डालिए, आपत्ति वो भी शपथ पत्र के साथ, दावे के साथ। बेफुजुल्ला बात करेंगे, कुछ आरोप लगा देंगे तो उसका कहीं ये तो गलत है भाई। गुमराह करना, किसी विभाग पर सवाल उठा देना, आपके पास कोई सबूत है, पुख्ता सबूत है तो आप शपथ पत्र के साथ आप दायर करिए, जाइए, आप ले रहे आपत्ति तो ग्रहण कर रही है बीपीएससी विभाग कर रही है। तो कमलाकांत जी, अरुण जी जो सौरभ जी के सवाल पे जो अरुण जी बता रहे हैं, आप क्या लगता है उसमें? इसके बाद हम सुमित जी के पास आएंगे। अरुण सर से एक बात पूछना चाहूंगा कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो समन्वय नहीं है, तो इस पर जो है कि सारा जो आरोप है आप छात्रों पे क्यों लगाना चाहते हैं? बीपीएससी को चाहिए था कि इधर एक मिनट 11-12 का आप काउंसलिंग पहले कराइए, उसके बाद 9th-10th का कराते, 6 to 8 का उसके बाद कराते, रिजल्ट आप दे देते। आप जो लॉक करते हैं 6 to 8 में और फिर 9th-10th में उसको आप लॉक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार है 9th-10th में जाना, फिर 11-12 में सीटें खाली रह जाएगी अगर कोई काउंसलिंग करेगा तो ये नियम क्यों है? अगर 11-12 में कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लिया तो उसका सीट को आप खाली मानिए, फिर आप लीजिए। चेयरमैन सर बोलते हैं, अतुल सर ने बोला है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, शिक्षा विभाग इस पर कहेगा तो ही करेंगे। तो शिक्षा विभाग तो आप ही के पास है ना, आप बोलिए कि जिनकी रिक्ति हो गई है ऊपर के क्लास, वो सीट वैकेंट माना जाए। अभी अगर ऐसा आप कर दीजिएगा तो 10,000 लगभग पहले फेज में लड़कों को जॉब मिल जाएगा और दूसरे फेज में भी लगभग 20 से 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे। आप आंकड़ा तो बता रहे हैं 1,20,000, वो आंकड़ा को तो पहुंचा दीजिए ना। 1,10,000 तो उम्मीदवार हैं। कमलकांत एक बात का हम प्रशंसा आपका जरूर करेंगे कि इतना बड़ा रोजगार अभी तक कोई सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं, लेकिन जो छात्र सड़क पर रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने का काम आपको करना होगा। वही तो लगातार दूसरा चरण का वैकेंसी, तीसरा चरण का फिर 50,000 नियुक्ति आ रही है, तो फिर बचा के लाइएगा तीसरा चरण। ये छात्र जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, इनको अगर क्या करेंगे? 11 जो शामिल हो गया अब पद अनुसार उसको भर दीजिए। कि सरकार जो बीपीएससी ने तय किया है मानक, उस मानक के अनुरूप ही ना उनको नियुक्ति आएगा कि अब जितना एग्जाम दे दिया भाई। अरुण जी कृपया ये बताइए कि 10,000 से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाना था, सरकार ने कुछ रिजल्ट देकर सिर्फ खाना पूर्ति की है, इस पर आपका क्या कहना है? जनरल कैटेगरी से आने वाले जो छात्र हैं उनको कट ऑफ से ज्यादा जिन लोगों ने मार्क्स लेकर के आया था उनको लेकर के उनको क्यों हटाया गया? उनके विषय में आप क्या सोचते हैं, ये बताएं। कहाँ हटाया गया भाई? जो पूरक परिणाम था वो तो जो शिक्षा विभाग ने दिया जितना, उसमें जहां देखिए अरुण जी स्पष्ट रूप से समझने की बात है, और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ। 23,000 से ज्यादा पद खाली है प्रथम पेज की बाली में। अरुण सर, 23,000 से ज्यादा पद खाली है प्रथम पेज की बाली में, और उसमें से पीआरटी में 13,000 से ज्यादा। आज 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। क्या वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा? क्या वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा जिस पर किसी का अधिकार ही नहीं है?
और आज जो जिस प्रक्रिया के तहत बहाली की जा रही है, 11-12 का रिजल्ट पहले नहीं निकाले, 6 to 8 का निकाले, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कल करा लीजिए, फिर उसके बाद 9-10 का रिजल्ट निकाल दिए, फिर उसमें आप चले जाइए। ये काफी गड़बड़ी है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अरुण जी, एक और समस्या है। अरुण जी, एक और समस्या है। कल कुछ स्टूडेंट से मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन लोगों का कहना है कि जो प्रथम चरण में जो वैकेंसी जो निकली थी, परीक्षा जो उन लोगों ने पास किया, उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। और जब वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने गए तो कई लोगों का उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो उसमें पूरी नहीं कर पाए थे। कल सौरभ जी, आपके साथ कई लोग वैसे थे जो औरंगाबाद के करीब 10 स्टूडेंट का था और अलग जिलों का था। तो चूंकि पहले था कि वेरिफिकेशन पहले डॉक्यूमेंट से कराना है, फिर नियम है कि नहीं, आप पहले रिजल्ट हो जाएगा, ये माफ करेंगे, पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, उसके बाद जो है जिलों में जाके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो फिर ये पद भी तो फिर रिक्त होते जा रहे हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ कि ये तो फिर जो वैकेंसीज का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी 1,70,000 वैकेंसी निकली थी, 40,000 उसमें नियोजित शिक्षक वाले जो बीएड वाले थे वो हट गए, 1,30,000 हुआ, उसमें से फिर 1,22,000 का आप निकालें। अभी जो सौरभ बता रहे हैं कि उसमें से सिर्फ 95,000 नई नियुक्तियां हुई, तो वो तो 23,000 के 30,000 के करीब में वो नियुक्तियां रह गई हैं। तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 1,00,000 समथिंग का भी रिजल्ट निकला, फिर 50,000 आप उसमें से निकालेंगे। तो क्यों नहीं जो उसमें जो मेरिट लिस्ट जो था, जो पहले शुरू में बात हुई थी कि हम 2 मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तो उस मेरिट लिस्ट का तो ये सीटें जो है फुलफिल हो जाती। मेरिट लिस्ट की बात नहीं हुई थी, पूरक रिजल्ट की बात थी, और कभी वेटिंग लिस्ट की भी बात नहीं हुई थी, ना ही मेरिट लिस्ट की बात हुई थी। आप इतिहास देख लीजिए, बीपीएससी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। अमिताभ, 25 अक्टूबर के दिन, अरुण सर मैं बताता हूँ, 25 अक्टूबर के दिन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था, प्रेस के माध्यम से वो बता रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे उनको बाहर करेंगे, जो मल्टीपल रिजल्ट वाले आएंगे उनको बाहर करेंगे, और एक से ज्यादा कई जगह फर्जी वाले जो पकड़े जाएंगे उनको बाहर करेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूरा डाटा, प्रेस रिलीज सब कुछ है, ट्वीट भी है उनका। आप इस बात को समझिए कि हम लोग ऐसा नहीं है। अरे बेहतर ये आप सही बता रहे हैं, ये बात सही। वेटिंग लिस्ट अलग हुआ, आप भी समझते हैं, पूरक परिणाम अलग हुआ, आप भी समझते हैं। तो ये चीज अब अलग अलग समझिए। यहाँ चलिए, हमारे साथ अभी अमित विक्रम जी अभी जुड़े हुए हैं। अमित विक्रम जी, आज तो शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार ने मान ली, कैबिनेट ने मोहर लगा दी। साथ में जो दूसरे जो बड़े सवाल ये हैं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो गड़बड़ियां आ रही हैं, जो समस्याएं छात्रों को आ रही है, जो अभ्यर्थियों को समस्याएं आ रही हैं, उनको लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ परेशानियां हैं स्टूडेंट? देखिए, परेशानी जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार, विभाग और आयोग, इन तीनों के बीच समन्वय की कमी है। आयोग कुछ और बोलता है, विभाग कुछ और बोलता है, और जो सरकार में बैठे हमारे प्रवक्ता महोदयगण हैं वो कुछ और बोलते हैं। मुझे लगता है आपसी समन्वय बनाने की जरूरत है। अमित जी, आप डिफरेंस बता दीजिए, सरकार अब मैं बता रहा हूँ, ये वजह मैं बता तो अलग बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए अविनाश जी, मैं बता रहा हूँ अमिताभ जी, सिर्फ अरुण जी से मेरा एक प्रश्न है कि एसटी सुमित जी, 1 मिनट, अमित विक्रम जी को पूरी बात कर लेने दीजिए। अमित जी बोलिए। देखिए, सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी के ओर से ये घोषणा हुई कि 1,80,000 लोगों को रोजगार दिया जाए। इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई। शिक्षा विभाग ने सीटों की गणना करके, रिक्तियों की गणना करके आयोग को दिया। लेकिन देखिए क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने 1,80,000 पद विज्ञापित किए, रिजल्ट 1,20,000 पद का आया और अंतिम ज्वाइनिंग करीब 98,000। तो आप देखिए ना, सरकार की मंशा थी 1,80,000 को नौकरी देने की। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं पिछली नौकरी बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहा हूँ। तो सरकार की मंशा पर हमें कोई शक नहीं है। सरकार चाहती है कि बिहार के युवाओं को रोजगार दे, उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दे, जो 10 लाख नौकरियों का वादा है वो पूरा करे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विभाग जो है, वो जो सत्ताधारी दल है या उनके जो मंत्री हैं, उनकी बात को नहीं ध्यान दे रही है या उनकी बात को नहीं उतनी तवज्जो देती, जिस वजह से जो है उसके क्रियान्वयन में दिक्कत आ जाता है। सरकार की मंशा पर कहीं कोई संदेह नहीं है,
लेकिन जो विभाग और आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे लगता है उसमें सत्ताधारी दल के नेताओं को, मंत्रियों को और स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो वादा है 10 लाख रोजगार देने का, उसको पूरा करे। ऐसा नहीं हो कि 10 लाख सिर्फ कागजों पर रह जाए, धरातल पर 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाए। अभी जो आयोग की नीति है, रणनीति है, उसमें कागज पर तो रोजगार दिखेगा कि 1,20,000 को नौकरी बटी, लेकिन धरातल पर जब आप आएंगे तो अधिकांशतः विषयों में डबल रिजल्ट हो गया है। जो 6 to 8 वाले हैं उन्हीं का हाई स्कूल में हो गया है, उन्हीं का प्लस 2 में हो गया है, बीपीएससी टीआरई 1 में भी यही हुआ और टीआरई 2 में भी यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है और माननीय नेताजी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठे, आपके मंत्री जी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठे और सरकार की जो मंशा है 10 लाख, हम लोग स्वागत करते हैं माननीय तेजस्वी जी का, हम लोग तहे दिल से आज धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विभाग और आयोग के साथ समन्वय बैठा के सरकार को काम करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कमी है, यही मेरा पॉइंट है। चलिए सुमित जी, आप अपना सवाल कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अरुण जी से जवाब लेंगे इसका। देखिए अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बिहार के छात्रों के लिए कि हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने उड़ना सीखा। तो यही स्थिति बिहार के प्रत्येक छात्र की है और बिहार के प्रत्येक युवा की है। हम कभी टूटने वाले नहीं है और कभी हारने वाले नहीं है। अगर चांद के ऊपर भी जा करके बिहारी प्रतिभा का मान रखना होगा तो बिहार के युवा जाकर के करेंगे। और रही बात बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से यहाँ महिमा मंडन हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बिहार में 28% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़े हैं और कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 8वीं तक मात्र 14% लोग पढ़े हैं और उसी कैटेगरी में आते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में जहां अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्य कर रहा है, अंत्योदय की बात करता है, अंत्योदय के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है, तो वहीं अरुण जी सुन लीजिए, भाषण आपसे बढ़िया आता है। अरुण जी भाषण आपसे बढ़िया आता है। अंत्योदय के लिए काम आपने कभी नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अरुण जी सुनिए, अरुण जी प्रश्न सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोलने नहीं गया था। मेरा एकमात्र प्रश्न है कि एसटी, सुनिए अरुण जी बात सुनिए, एसटी कैटेगरी से आने वाले जो हमारे छात्र हैं, हमारे बिहार के जो युवा हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसमें सिर्फ 40% सीट जो है उन्हीं पर बहाली हुई है। 60% सीट जो है आज भी जिस प्रकार से खाली है, कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी है कि नहीं है। अंत्योदय के लिए क्या लालू यादव जी की जो जिस सत्ता में है, बैठे हुए हैं, क्या वो प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं? अंधों में काना राजा, एक कहावत है, अंधों में काना राजा कहावत है, इसी को चरितार्थ करने के लिए जिस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, और शिक्षकों के खून की होली जो बिहार की सड़कों पर खेला गया, उसे बिहार कभी भूलने वाला नहीं है। और रही बात अरुण जी, ये जिस प्रकार से नियमों के खेल में आप फंसा रहे हैं बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षकों को और बिहार के जो युवा साथी हैं उनको, बिहार के सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस नियमों के खेल से बाहर निकलिए, बिहार के शिक्षकों को सम्मान दीजिए, गुरुओं को सम्मान दीजिए। अरुण जी, अमिताभ जी लंबा चौड़ा कविता पढ़ रहे थे, इनको पता नहीं है कि बिहार में शिक्षक। सौरभ जी को बोलिए कि विस्तार से बताएं, एसपी वाला कितना खाली रह गया। देखिए सौरभ जी से मैं पूछना चाहता हूं, सौरभ जी हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं, वो विस्तार पूर्वक बताएं पूरे बिहार को, इस चैनल के माध्यम से विस्तार पूर्वक पूरे बिहार को बताएं कि एसटी कैटेगरी के सीट के साथ ये किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। अब एक मिनट अरुण जी को जवाब देने दीजिए। अरुण जी, अमित जी के सवालों का भी जवाब उनको देना है, आपके सवालों का भी जवाब देना है। सुमित जी और अमित जी, अमिताभ जी, हम इनको बताना चाहेंगे, 17 साल से नीतीश जी के चरण बंधन में लगे थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यही नियोजित शिक्षक खून के आंसू
रो रहे थे। इनको धरना पर बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता था। अमित जी हैं शिक्षक नेता, वहीं हमारे नेता जाते थे उस समय 12 बजे रात में, तेजस्वी यादव जी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार देश के इतिहास में तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, गुरुओं को बिहार की धरती पर अपमानित करने वाले लोग इस प्रकार की बातें करेंगे। जवाब देने दीजिए, सुमित जी जवाब देने दीजिए। जाके चरण वंदना कीजिए अपने नेता की। सुमित जी जवाब देने दीजिए, उसको फिर आपको मौका देंगे, अभी है समय हमारे पास। 2020 के चुनाव में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लेकिन अरुण जी आप गोल गोल बात घुमा रहे हैं, लेकिन अमित विक्रम और सौरभ का जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। पसीना पूछ लीजिए अपने माथे से ना, पसीना पूछ लीजिए। बिहार के बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे आप। बिहार के सपनों को समाप्त कर दिया है आपने। सुमित जी उनको अरुण जी को बोलने दीजिए। पार्टी के लोगों को कहते हैं सुनिए की ताकत रखिए। पूरे देश में नजीर पेश करने का काम किया बिहार प्रदेश ने। बिल्कुल, चारा घोटाला के माध्यम से आपने पूरे देश में घोटालों का नजीर पेश किया है। इस बात को पूरा बिहार जानता है। अमिताभ जी भैंसों का चारा चोरी करने वाले लोगों ने पूरे बिहार में एक नजीर पेश किया है। सुमित जी अरुण जी को जवाब देने दीजिए। आपके पास भी समय, भी हमारे पास समय है, आपको भी समय हम देंगे। पहले जो सवाल है जो अमित जी ने किया है, सौरभ ने उठाया, उसको जवाब देने दीजिए उनको। बोलिए अरुण जी। सुमित जी जो अभी मैं सौरभ जी को सुनना चाहूंगा। इनके नेता देखिए अरुण सर देखिए बात, देखिए चर्चा, आप भी आरएलएसपी में थे, छात्र राजनीति करते थे, आप भी सड़क पर आते थे। आज निश्चित आते थे, निश्चित रूप से है। नहीं देखिए अरुण सर, देखिए हम सभी लड़ाई बिल्कुल देखिए सुनिए सर, अरुण सर, हम किसी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई जवाब दीजिए ना। जवाब तो है, जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। पसीना पोंछ लीजिए, माथे का पसीना पोंछ लीजिए अरुण जी। आज जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला था, वही सुशील मोदी जी ना डिप्टी सीएम थे, जब कहे थे इतना घबरा क्यों रहे अरुण जी? दर्जा नहीं थे, लेकिन हमारी अरुण सर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला था, कहाँ कोई इनकार कर रहा है? बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल। अरे आपको तो बधाई दिए ही, अमित जी ने बधाई दिया, सौरभ ने बधाई दिया, मैं भी आपको बधाई दे रहा हूँ। शिक्षकों का गला घोंटने वाले लोग, शिक्षकों को अपमानित करने वाले लोग आज बहुत खुश हैं। इनके नेता ने, हमारे आदरणीय नेता के शिक्षकों का गला घोंटने वाले लोग और शिक्षकों को बिहार की सड़कों पर अपमानित करने वाले लोग, शिक्षकों के खून की होली खेलने वाले लोग, ठगने वाला लोग, ये जुमलेबाजी परोसने वाला लोग। आप सौरभ जी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ इतना बताइए कि आप सौरभ जी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगारी चरम पर, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले क्या बताएंगे? मैंने सिर्फ इतना पूछा है, मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है कि एससी कैटेगरी के 60% सीटें जो है वो अभी तक खाली क्यों है? लगातार जो बात कर रहे हैं उसमें क्या हकीकत क्या है? एससी कैटेगरी से आने वाली 60% सीटें जो है खाली क्यों है? देंगे तभी ना। हाँ बोलिए सौरभ जी, बोलिए। बोलने देंगे तब ना बोल पाएंगे। देखिए अरुण जी एक मिनट सौरभ सुन लीजिए, को बोलने दीजिए। फिर हमारी अरुण सर ये बताइए अरुण सर, अरुण जी प्लीज शांत हो जाइए, देखिए आगे भी मिलेगा। देखिए इस डिबेट में अरुण जी आपको बोलने का और आपको फिर बोलने का देंगे। सुनने की क्षमता रखिए अरुण जी। अरुण सर, हम बीच में ये लोग
जवाब तो अरे अरुण जी, लीजिए। सुनने की क्षमता रखिए। इतने वर्षों तक बिहार के लोगों को अपमानित किया ना, इतने वर्षों तक बिहार के भविष्य को पलायन पर मजबूर किया ना, सुमित जी, इतने वर्षों तक देखिए बिहार के लोगों को पलायन पर सुमित मजबूर जी, किया ना। सुमित जी, अब सुन सुमित जी, ये लीजिए, अब पॉलिटिकल सुन डिबेट है। लीजिए, अब सुन सुमित जी, लीजिए, नहीं अब सुन लीजिए। बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिहार के भविष्य का मुद्दा है, बिहार के बच्चों का मुद्दा है। देखिए सुन लीजिए अरुण जी, सुन सुमित जी लीजिए। जरा बात करने दीजिए। अरुण जी बोल देखिए रहे हैं। अमित भाई जानते हैं, अमित विक्रम जी साथी है मेरे, और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वही जो प्रश्न आज जो डिबेट 40 मिनट चला, इस डिबेट के माध्यम से जो प्रश्न है, जो सवाल है, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? छात्र अभ्यर्थी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं जवाब नहीं। फिर वही बात, सवाल करिए, आयोग जवाब देगी। अरुण जी, आपको हम यहाँ सरकार के, अरुण जी आपको यहाँ हम सरकार के प्रतिनिधि मानते हैं और यहाँ आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ताकि आप वहां आगे तक इन नेताओं जो सौरभ हो, अमित, उनकी बातों को पहुंचाएं। आप सवाल जब समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद जवाब देंगे, या फिर कहेंगे कि हम इससे ऊपर तक पहुंचाएंगे। देखिए अरुण सर, ये अरुण जी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जिम्मेवारी बनती है। अभी सुमित जी अगर सरकार में रहते, बीजेपी के प्रवक्ता, तो इनकी जिम्मेवारी भी रहती। निश्चित रूप से सवाल तो सरकार से किया जाएगा ना, आयोग और विभाग सरकार से ऊपर नहीं है। सरकार के दिशा निर्देश पर ही आयोग और विभाग काम करती है। नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा मिला है, परंतु जो नियोजित सेकेंड फेज की बहाली में भी अपियर हुए और वो पास हो रहे हैं, तो क्या वो सीट खाली करेंगे? वो तो उसी सीट पर रह जाएंगे। तो फिर नए लोगों के अवसर कम हुए या नहीं हुए? पहले फेज की बहाली में 28,800 नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए। आप बताइए ना कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, मात्र 1,10,000 में से मात्र 97,000 लोगों को ही आपने ज्वाइन कराया है। तो फिर हम ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि आपने नौकरी नहीं दी, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जिस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी आई और हजारों फर्जी वाले, सीटेट फेल, एसटी फेल, और कई लोग औरंगाबाद से 3 दिन पहले नोटिस आया है, 11 लोगों को विभाग ने पकड़ा है। आज तक आप पकड़ ही रहे हैं। तो हम लोग सड़क पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरक परिणाम जारी हो, जो सीट वैकेंट है उसको पूरा भरा जाए। लेकिन अब इस चीजों को बेटिंग करेंगे, सीट को कंपनसेट करेंगे, नियोजित वाले को काफी समस्या है जी। चलिए सौरभ जी हो गया। अब हम लोग लास्ट में कंक्लूड आपसे करेंगे। अरुण जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। आप जवाब दीजिए। सौरभ जी बोल रहे थे 28,000 कुछ शिक्षक, नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से फेस किए और जॉब पाए, वो रिक्तियां कहाँ गई? आपको पता होना चाहिए, सेकेंड फेज में फर्स्ट फेज की रिक्तियां ही ऐड हुई 50,000, 70,000 का ही सेकेंड फेज में घोषणा था। आपको पता होगा 50,000 जो नियुक्तियां ऐड हुई, 1,22,000 से अधिक जो सेकेंड फेज में नियुक्तियां हुई, जारी हुआ, तो वही तो ये सब सिर्फ आप ही को पता है क्या? अरे आपको पता, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए बैठने। नहीं आप ही को पता है सारी चीजें। अरुण जी यही बात तो मैं यही सवाल कर रहा था ना अरुण जी, मैं यही सवाल कर रहा था कि सिर्फ वैकेंसी का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो नहीं वही तो फिर इसमें जो बच जाएंगे, सपोज आपका सवाल जो है, तो फिर अगस्त में आ रहा है 50,000 नियुक्तियां, कैलेंडर जारी कर दिया गया विभाग के द्वारा, प्रत्येक वर्ष में 50,000। जिनका अरुण सर, जिनका प्रथम फेज की बहाली में भी उम्र खत्म हो गया, सुन लीजिए ना, जिसका प्रथम फेज की बहाली में उम्र सीमा खत्म हो गई अगली बहाली में बैठने के लिए, वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए तो दूसरा कोई चांस है नहीं। आज भी कट ऑफ को पार करने के बाद भी सड़क पर बैठकर रो रहे हैं कि मेरी उम्र सीमा खत्म हो गई है। मेरे पास हजारों कॉल आते हैं, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश मिल, नहीं पूरक परिणाम जारी कीजिए। अभी 10,000 से ज्यादा पद सिर्फ पीआरटी में खाली है, 23,000 पद अब कहेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंपनसेट करेंगे सीटों को, तो सीट का तो फिर एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तो पूरक परिणाम जारी क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन सा ऐसा माजरा है भाई? हम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ कहाँ जारी हुआ? 2773 विभाग 4700 पद की सूची भेजी थी शिक्षा विभाग ने, मात्र 2773 लोग का रिजल्ट आया है। अभी भी 23,000 पद रिक्त है। सभी पर पूरक परिणाम जारी कीजिए। ये बहुत बड़ा विडंबना है छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं जी। निश्चित रूप से सरकार तक बात को पहुंचाइए। एक सवाल ले लेते हैं अमित जी, कट ऑफ मार्क्स में जो अंतर आए हैं, इसका क्या असर होगा? देखिए, कट ऑफ मार्क तो जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं,
कि जो डोमिसाइल नीति खत्म की गई, बिहार के बाहर के छात्रों को मौका दिया गया, वो एक बड़ी वजह रही कट ऑफ ऊपर जाने। और जी। दूसरी वजह ये भी रही कि पहले चरण से जब हम तुलना करेंगे दूसरे चरण में, तो यहाँ पर विषयवार जो रिक्तियां थी वो ज्यादा थी। पहले चरण में 1 to 5 की रिक्तियां ज्यादा थी, 80,000 के लगभग 1 to 5 में रिक्तियां थी। और वो पहली बार परीक्षा हो रहा था, अभ्यर्थियों को परीक्षा का पैटर्न नहीं पता था, पूरा सिलेबस भी ठीक से वो नहीं समझ पाए थे, इसलिए कट ऑफ कम गया। तो जैसे जैसे परीक्षा के लिए समय ज्यादा मिलता जाएगा तो कट ऑफ स्वाभाविक तौर पर ऊपर होगा। इस बहाली में बीपीएससी टीआरई 2 में आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज पेपर से कट ऑफ है वो ज्यादा है, मैथमेटिक्स का कट ऑफ ज्यादा है। वहीं आप +2 में जो सोशल साइंस के कट ऑफ है उनको आप देखेंगे वो उतना ज्यादा नहीं है। वो क्वेश्चन के लेवल पर, परीक्षा के पैटर्न पर कट ऑफ डिपेंड करता है। हाँ, एक बहुत बड़ा वजह जरूर रहा है कि अन्य राज्यों के लिए जो कंपटीशन खोल दिया गया जनरल कैटेगरी के 40% पदों पर, वहां पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो आए, इस वजह से कट ऑफ आ गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा अमित, ये भी देखने को मिला क्या कि अमित ये भी देखने को मिल रहा था कि पहले फेज की बनाए जो है, पहले फेज की बजाय जो है सेकंड फेज में बाहरी अभ्यर्थी कम आ रहे हैं। पहले फेज में काफी संख्या में दूसरे प्रदेश से लोग आए थे, अभ्यर्थी आए थे, लेकिन सेकंड फेज में अगर हम देखें तो बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी पहले फेज में थी। इसका क्या कारण रहा? देखिए, ये तो अभी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि प्रथम फेज में कितनी संख्या थी बाहरी अभ्यर्थियों की जो अंतिम रूप से चयनित हुए, और सेकंड फेज में क्या संख्या पहली बार भी नहीं जारी किया गया था और इस बार भी संख्या बाहरी अभ्यर्थियों की जारी नहीं की गई। पिछली बार एक आंकड़ा दिया गया था और इस बार वो आंकड़ा भी नहीं दिया गया है। एक मतलब एक परसेंटेज दिया गया था, वो नहीं दिया गया, वो दिया जाना चाहिए। उससे कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी, वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर बाहर के अभ्यर्थी कम आए हैं या पिछली बार ज्यादा आए थे। मैंने पैसा बताया ना, पिछली बार क्या था, वो ओपन कैटेगरी था 1 to 5 जो था, उसमें करीब 80,000 पद थे और वो सामान्य ज्ञान का चूंकि परीक्षा होती थी, इसलिए उसका कट ऑफ कम गया था। इस बार विषयवार विशेषज्ञता की जांच हो रही है तो कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। वो आंकड़ा आएगा जब आयोग दे या सरकार दे आंकड़ा की कितनी संख्या में विषयवार चयन हुआ है बाहरी अभ्यर्थियों का, तब हम लोग ज्यादा क्लियरली कह पाएंगे। अभी उस पर कोई टिप्पणी करना मतलब बिल्कुल, जब पूरी रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद उसका वो आंकड़ा जारी होगा। रिजल्ट आने के बाद आंकड़ा आना चाहिए, एक आंकड़ा आना चाहिए कि कितने नियोजित शिक्षक और कितने बाहरी अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण का पूरा फायदा मिला है। देखिए, अब इसका जवाब भी तो इसी के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो इस तरह का कोई आंकड़ा है वो सामने आया नहीं है कि कितनी महिलाओं को इसमें पूरी नियोजित जो जितना रिजल्ट आया है उसमें महिलाओं को कितनी संख्या रहा है। निश्चित तौर पर 11वीं 12वीं का जब रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अरुण जी कुछ बोल रहे हैं, शायद उनके पास कोई जानकारी। पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हाई स्कूल और +2 में क्या है कि क्षैतिज आरक्षण है, 35% क्षैतिज आरक्षण है, 1 to 8 में वर्टिकल आरक्षण है, यानी कि अगर 50% महिलाएं चयन हो भी गई हैं फिर भी 50% पद आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए। लेकिन हाई स्कूल और +2 में क्षैतिज आरक्षण है। अगर कॉमन कट ऑफ में ही 35% महिलाएं आ जाती हैं तो उनके लिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि हाई स्कूल और +2 में भी 35% आरक्षण का नियम जो है उसका पालन हुआ है, लेकिन चूंकि प्रावधान वहां क्षैतिज है तो अलग से उनके लिए चिन्हित पद नहीं थे। ओरिजिनल में ही 35% वो आ गए हैं अधिकांश विषयों में, तो उनके लिए कट ऑफ अलग से जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी कट ऑफ में वो लोग आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया या जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मिलना चाहिए उतना मिला है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। क्षैतिज आरक्षण की वजह से ये कंफ्यूजन हो गया है, ये अलग कट ऑफ क्यों नहीं, एक ही कट ऑफ दोनों का क्यों आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो चलिए अरुण जी अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद अरुण जी बोलिए। ठीक ही, आरक्षण का जो फॉर्मूला के बारे में बोल रहे थे मुझे ठीक से वो रखे सही। आरक्षण का तो पालन होगा ही, यानी हर हालत में, उसमें कहाँ कंफ्यूजन वाली बात है। इसलिए बिहार के नौजवानों को चिंता करने की बात नहीं है। लगातार यहाँ झट फॉर्म भरिए, पट परीक्षा दीजिए, झट नियुक्ति पत्र पाइए। यहाँ तो नौकरियों की बहार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।
दरअसल कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है, अब ये भी बात सामने आ रही है कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर एक बड़ा गड़बड़ हुआ है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।